देखते हैं इस वीडियो में यूनिट 3 संप्रेषण संचार या कम्युनिकेशन क्या होता है। तो पहले आप उदाहरण ही समझ लीजिए क्या कहलाता है। जैसे कोई मोबाइल है, मोबाइल हो गया, टीवी हो गई, ये सब संचार के साधन कहलाते हैं। तो अपने को इसी के बारे में पढ़ना है कि ये कहलाता क्या है। तो जो ये संचार है, संचार कम्युनिकेशन, जो इंग्लिश में संचार को कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कम्युनिकेशन कम्युनिक से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना या समझना। कम्युनिकेशन का अर्थ होता है, संचार का अर्थ होता है समझना या जानना। पहले अर्थ लिख देंगे। अब देखते हैं परिभाषा क्या होती है। अर्थ और परिभाषा में थोड़ा फर्क होता है। तो देखते हैं परिभाषा क्या है इसकी। तो परिभाषा क्या है कि क्रियाओं या व्यवस्थाओं का ऐसा क्रम जिसके द्वारा हम अपने जो विचार होते हैं या सुझाव होते हैं या जो भावनाएं होती हैं या फिर सूचनाएं होती हैं, उसका आदान प्रदान करते हैं, उसे ही संचार कहा जाता है। जिसके द्वारा हम अपने विचारों को या अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं, उसी को ही संचार कहा जाता है। इतना लिखने के बाद आप एक ये परिभाषा लिख सकते हैं पेपरों में। एडविन वी फिलिपो के अनुसार है परिभाषा में कुछ नहीं, सिर्फ वही लिखना है जो ऊपर लिखा है, लेकिन इस परिभाषा को लिखने से आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। तो देखते हैं क्या है उसकी परिभाषा। संप्रेषण या संचार क्या कहलाता है। ऐसी कला होती है जिसके द्वारा हम अपने विचारों, सूचनाओं, सुझावों व भावनाओं को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं, आदान प्रदान कर पाते हैं। ये संचार ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपनी सूचनाओं व विचारों को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। अब देखते हैं अगला टॉपिक। यह यूनिट बहुत ही आसान है और यह अपने जीवन से जुड़ी हुई है। जो अभी अपन लोग चला रहे हैं, मोबाइल या कर रहे हैं, इसी के बारे में सब कुछ दिया गया है। तो देखते हैं अगला। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इसी के बारे में सोशल मीडिया जो है। अगला टॉपिक देखते हैं कम्युनिकेशन या संचार की विशेषताएं क्या होती हैं। विशेषताएं देख लेते हैं क्या होती हैं विशेषताएं। तो पहली विशेषता है द्विमार्गी प्रक्रिया होती है। द्विमार्गी कैसे, मतलब इसमें दो मार्ग होते हैं। एक बोलने वाला, आप मतलब जो किसी को बता रहे हैं, और एक सुनने वाला, या दो लोग होते हैं। एक बोलने वाला, बताने वाला, और सूचनाएं देने वाला, एक सूचना लेने वाला। दूसरा है संकेतों व चिन्हों का उपयोग इसमें किया जाता है। इसमें संकेतों व चिन्हों का उपयोग किया जाता है। ये संकेतों का मतलब समझिए, जैसे संकेत है लाल बत्ती जल गई। जैसे लाल बत्ती जल गई तो आपको सूचना मिल गई कि हमको रुकना है, ये संकेत हो गया। चिन्ह, जैसे चिन्ह आपने देखा होगा खतरे का चिन्ह बना रहता है। ट्रांसफार्मर के यहाँ खतरे का चिन्ह बना रहता है। इससे आपको सूचना मिल जाती कि यहाँ पर खतरा है। और विद्यालय का चित्र कहीं मिल जाए तो आप समझ जाएंगे यहाँ विद्यालय है। इस प्रकार के कई चिन्ह होते हैं जिसके द्वारा आपको सूचना मिल जाती है। तो ये दो इसके विशेषता हो गई। तीसरा, निरंतर चलती रहती है। अपनी जो संचार होता है या फिर किसी से बात करने होता है, तो ये संचार बात करना ही तो होता है, तो ये निरंतर चलता ही रहता है। ये भी बन गया। इसमें विचारों, सुझावों का आदान प्रदान होता है। ये बिल्कुल वही लिखना है, आसान है। इससे संचार के द्वारा या कम्युनिकेशन के द्वारा पता चलता है कि कौन बुद्धिमान है, कौन चालाक है, या फिर कौन अच्छा बोल सकता है, कौन मूर्ख है। इसके बारे में कम्युनिकेशन के द्वारा पता लगाया जा सकता है। मनोदशा का पता चलता है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसकी मनोदशा का पता चल जाता है। क्रोधित है, उदास है, या किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, दुखी है, इसके बारे में संचार के द्वारा पता चल जाता है। अब देखते हैं संप्रेषण के प्रकार। ये संप्रेषण की प्रक्रिया या तत्व क्या होते हैं। देखिए, तत्व में क्या है
कि पहले आपके मन में विचार आएंगे, आपके मन में विचार आए तो देखिए पहला हो गया प्रेषक। प्रेषक आपके मन में विचार आया, ठीक है। आपके मन में विचार आया तो आप किसी को संदेश लिखेंगे, पहले आपके मन में विचार आया, ठीक है, विचार आया तो आप प्रेषक कहला गए, संदेश लिखने लगे तो प्रेषक संदेश लिखने लगे। अब आप संदेश किसी को भेजेंगे तो उसे प्राप्त करेगा, प्राप्तकर्ता हो गया। अब यहाँ पर 5वां पॉइंट जो होता है वो होता है फीडबैक। फीडबैक मतलब आपने जो कुछ उसे भेजा तो उसके द्वारा जो जवाब दिया जाता है या फिर आपको कोई सुझाव दिया जाता है उसे फीडबैक कहते हैं। इस प्रकार से संप्रेषण की प्रक्रिया इस प्रकार से होती है या इसके ये तथ्य होते हैं। आज प्रश्न तो आप ऐसे लिख सकते हैं। मुझे लगता है आपके समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला टॉपिक। कुशल संप्रेषण या कुशल संचार या कुशल कम्युनिकेशन क्या होता है? गुड कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है? तो देखते हैं। पहला सुनने की कला, पहला है सुनने की कला, सुनने की स्किल। अगर आप अच्छे से सुन नहीं पाएंगे तो आप अच्छे से लिख भी नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे तो पढ़ भी नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे तो बोल भी नहीं पाएंगे। ये कहलाती हैं अच्छे संप्रेषक की स्किल। जो अच्छा बोलने वाला होता है, जिसके पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होता है, उसमें ये सब कुछ होनी चाहिए। इसीलिए इसके लिए कुछ उपाय हैं सुनने के लिए या फिर इसके कुछ पहला जैसा कि कुछ इसकी कलाएं हैं, संप्रेषक की कुछ कलाएं होती हैं, वो देखते हैं कौन कौन सी कलाएं होती हैं। पहला देखते हैं सुनने की कला। सुनने की कला, पहली बात जो शिक्षक है वो बोलने वाला अच्छा होना चाहिए, उसे कठिन शब्दों का वो उपयोग ना करे। तो इससे सुन तो सब कोई लिखता है लेकिन उसे याद नहीं हो पाता। अगर वो अच्छे शब्दों का उपयोग करे, सरल शब्दों का उपयोग करे और अपनी लैंग्वेज का प्रयोग करे तो सुनने में जो वो बोलता है उसे ग्रहण किया जा सकता है। लिखने का बचपन से ये सिखाया जाना चाहिए। लिखने का कला बचपन से ही विकसित की जानी चाहिए स्कूलों में, और प्रतिदिन सुलेख का एक पीरियड होना चाहिए। अगला है पढ़ने की कला। पढ़ने की कला भी बचपन में ही विकसित कर देनी चाहिए और बचपन में ही कम से कम एक पेज हर एक बच्चे से पढ़ाना चाहिए। शिक्षकों की जिम्मेदारी होती है कि वो जो पाठ पढ़ा रहे हैं उसमें जितने बच्चे बैठे हैं उन्हें हर एक पीरियड में कम से कम 10 लाइन ज़रूर पढ़ाएं। इंग्लिश हिंदी दोनों उन्हें पढ़ानी चाहिए खुद पर, और जो ना बने उसे उन्हें उन अक्षरों को बताना चाहिए। अगला है बोलने की कला। बोलने की कला भी उनको सिखानी चाहिए। हर एक पीरियड में कम से कम 5 मिनट खड़े होकर या उनसे पूछना चाहिए या फिर उन्हें बोलने का तरीका सिखाना चाहिए, किस प्रकार से बोला जाता है। ये सब जिम्मेदारी होती है स्कूलों की। जिन्हें अच्छे स्कूल मिलते हैं उनकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होती है। अगला देखते हैं टॉपिक, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है संचार की हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल क्या होती है। इस टॉपिक में देखते हैं संचार की सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल। ये पेपर में आना अनिवार्य है, ये ज़रूर आएगी। तो देखते हैं, बहुत ही सरल भाषा में अंतर आ जाए, गुण आ जाए या फिर इसके उपयोग आ जाएं तो आप इसी से लिख सकते हैं, परिभाषा भी लिख सकते हो, उदाहरण। तो क्या होती है हार्ड स्किल? ये स्किल जो होती है नौकरी दिलाने वाली होती है। समझते हैं कैसे? जैसे बीए है, बीएससी है या किसी प्रकार की कोई डिग्री है, वो जो नौकरी दिलाती है। टाइपिंग स्पीड हो गई, कोडिंग लैंग्वेज हो गई या कंप्यूटर का नॉलेज हो गया, ये नौकरी दिलाने में आपकी मदद करते हैं। तो इन स्किलों को
कहा जाता है हार्ड स्किल। और सॉफ्ट स्किल क्या होती है? सॉफ्ट स्किल वो होती हैं जो नौकरी में मदद करती हैं आपकी। जैसे बोलने की कला है, आपसे अच्छा बोलते बनता है, लीडरशिप आप अच्छी कर लेते हैं तो उसकी नौकरी मिल जाती है, टीम मैनेजमेंट कर लेते हैं तो वो आपकी मदद करती हैं आपको बड़ा पद दिलाने में। ये तो नौकरी दिलाने में काम करती हैं, और ये जो हो ये सॉफ्ट स्किल होती हैं वो आपको बड़ा पद देने में मदद करती हैं। और ये स्किलें ही आपकी रिस्पेक्ट बढ़ाती हैं, आपको सम्मान दिलाती हैं, ये सॉफ्ट स्किल। तो आप इतना लिख सकते हैं। अगला क्या लिख सकते हैं कि ये बिजनेस शुरू करने में तो हार्ड स्किल की आवश्यकता होती है, लेकिन बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको सॉफ्ट स्किल की ज़रूरत होती है। जैसे आपने बिजनेस शुरू कर लिया तो उसके लिए मजदूर लाना है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, बोलने का तरीका चाहिए, लीडरशिप चाहिए, उसका मैनेजमेंट करने का तरीका चाहिए। तो बिजनेस को बढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसे ग्रहण करने में समय लगता है, एक डिग्री को प्राप्त करने में कम से कम 3 साल लगता है, लेकिन इन्हें ग्रहण करने में टाइम नहीं लगता। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 माह या 6 माह में ये प्राप्त हो जाती हैं। ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ को आगे बढ़ाती हैं, और ये पर्सनल और प्रोफेशन दोनों लाइफ को आगे बढ़ाती हैं। इस प्रकार से आप इतना लिख देंगे तो आपको बहुत नंबर मिल जाएंगे। इसी को पॉइंट बनाइएगा, पॉइंट बनाकर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा। अगला देखते हैं बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। बहुत ही सरल और आसान भाषा में आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। देखते हैं बॉडी लैंग्वेज क्या कहलाती है, जिसमें हम अपने हाथ, पैर व शरीर के विभिन्न अंगों का उपयोग करते हैं, वह कहलाती है बॉडी स्किल। इसे कलाकारों की भाषा भी कहा जाता है। तो बॉडी, इसके उदाहरण देखते हैं थोड़ी देर से, आपके सब समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। बॉडी लैंग्वेज यानी हाव भाव एक तरह की शारीरिक भाषा है। बॉडी लैंग्वेज शारीरिक भाषा है जिसमें शब्दों का उपयोग तो नहीं किया जाता, लेकिन बिना कुछ कहे ही बात कह दी जाती है और वह लोगों के समझ में भी आ जाती है। बॉडी लैंग्वेज एक तरह से इंसान के व्यक्तित्व का आईना होती है। बॉडी लैंग्वेज मनुष्य या इंसान जो होता है उसके व्यक्तित्व जो है उसका आईना होती है। व्यक्तित्व का आईना क्या होता है? बॉडी लैंग्वेज। जैसे किताब के पन्ने होते हैं, पन्नों में अलग अलग बातें होती हैं, उसी प्रकार हाव भाव के पीछे भी अलग अलग अर्थ होते हैं। आप जो अलग अलग अर्थ इशारे करते हैं, बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, उसके अलग अलग इशारे होते हैं जो सब लोग समझ जाते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं, आपके समझ में आ जाएगा। ये देखिए, भौं ऊपर करना। जैसे कुछ लोग भौं ऊपर करते हैं, मतलब इसका मतलब पूछते हैं कि कैसे हो, इसके लिए भौं ऊपर की जाती है, या सर ऐसे ऊपर करते हैं, कैसे हो। आँख मारना इशारा किया जाता है। कभी झूठ बोलने के लिए भी आँख मारी जाती है कि किसी को आप बोल रहे हैं कि ऐसा है, और बगल वाला व्यक्ति है तो उससे आँख मारने का, या फिर और भी चीज़ें होती हैं उनके लिए आँख मारने का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं मुंह लेफ्ट करना। मुंह को ऐसे करना मतलब मना करने के लिए लोग कर देते हैं ऐसे मुंह को, और ऊपर नीचे अगर मुंह को करते हैं, ऊपर नीचे मुंह को करते हैं तो उसका मतलब हाँ समझ में आ गया है ना। तो ये इशारे होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है जिसके द्वारा हम समझ जाते हैं कि हाँ क्या है। और होता है अंगुली ऊपर करना। टीचर अंगुली ऊपर करते हैं मतलब खड़े हो जाओ, मतलब समझ जाते हैं। नीचे करते हैं मतलब बैठ जाओ। कुछ इस प्रकार की जो लैंग्वेज होती हैं उन्हीं को बॉडी लैंग्वेज कहा जाता है। कुछ जैसे होती हैं आँख दिखाना। कोई आँख दिखाने लगता है, आँखें पूरी फाड़ कर, उसको मतलब डराने लगता है, लोग समझ जाते हैं। या फिर अंगूठा दिखा देता है, मतलब मना ही कर देता है। दूसरा होता है कि अंगुली को लेफ़्ट साइड में ऐसे की जाती है, अंगुली ऐसे, मतलब उसे बाहर निकल जाओ। अंदर आने के लिए हाथ को ऐसे किया जाता है। ये सब होती हैं बॉडी लैंग्वेज। अब देखते हैं स्टेज में बोलने का डर कैसे दूर करें, स्टेज में किस प्रकार से बोला जाता है।
तो पहली बार जब स्टेज में आप बोलने जाएं, पहली बार जाएं या फिर जाएं, कभी भी जाएं, तो ये मन से निकाल दीजिए कि कोई अपने बारे में क्या सोचता है। क्योंकि किसी ने कहा है कि ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं जितना तुम सोचते हो, और सोच सोच कर ही तुम खुद को कोसते हो। ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं जितना तुम सोचते हो, और सोच सोच कर ही तुम खुद को कोसते हो। और कोस कोस दूर मंजिल, इसको ऐसे ख्याल तुम आज जोड़ते हो। कोस दूर मंजिल, ऐसे ख्याल तुम जोड़ते हो, और जोड़ जोड़ कर ही तुम अपनी ज़िंदगी को तोड़ते हो। तो कोई क्या सोचे, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इसका आप पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सबकी अलग अलग सोच है, सबकी अलग अलग सोच है, और सबका अलग अलग तर्क है। कोई कुछ कहे, अपने को ना पड़ता कोई फ़र्क है। तो इस प्रकार आपको स्टेज में बोलना है, जिस विषय में बोलना है उसके बारे में पूरा पढ़ लें। क्या है कि अगर आप उसके बारे में नहीं पढ़े तो आप हिचकिचाएंगे। अगर भूल भी जाए कुछ तो उसे दबा दीजिए। कौन दूसरों को पता है कि आप क्या बोलने वाले हैं, ठीक है। और जो भी बोलें लय में बोलें, ऐसा बोलें कि आपको कुछ भूला भी नहीं है, और आप जो कुछ बोल रहे हैं वो बिना याद किए बोल रहे हैं। फुल कॉन्फिडेंस में बोलें, पूरे कॉन्फिडेंस में बोलना चाहिए। और बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज, और लोगों से सवाल पूछना चाहिए कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। इस प्रकार से आप स्टेज में बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं। देखते हैं अगला टॉपिक, दृश्य और श्रव्य साधन क्या होते हैं। दृश्य और श्रव्य साधन क्या होते हैं, जिसमें आँख व कान दोनों भाग लें। मतलब जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, जिसमें आपके आँख और कान दोनों भाग लें, और आपकी रुचि हो उसमें। अगर देखिए, जैसे वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो में अगर कुछ दिखा नहीं, या आपने देखा लेकिन आपने सुना नहीं, तो आप उसे पॉज करेंगे, वीडियो को पीछे ले जाएंगे। अगर आपने सुना लेकिन देखा नहीं तो उसके लिए आप उसे पीछे ले जाएंगे। तो इस प्रकार के जो साधन होते हैं वो श्रव्य साधन कहलाते हैं, और ये संसाधन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, और ये इसी में सबको समझ में आता है। अब देखते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण, और इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी। अभी इसी की क्रांति चल रही है, सूचना प्रौद्योगिकी की। एक समय हरित क्रांति की, खेती करने के लिए हरित क्रांति की जिस प्रकार से वो क्रांति चल रही थी, उसी प्रकार अभी सूचना प्रौद्योगिकी चल रही है। देखते हैं होता क्या है सूचना प्रौद्योगिकी, जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचनाएं जो हैं उनका आदान प्रदान किया जाता है। अब देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी में जैसे आते हैं आपके मोबाइल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ये सब सोशल मीडिया के हैं, और सोशल मीडिया इसी के अंतर्गत आता है। तो क्या है कि ये सब कुछ जिनमें संग्रह किया जाता है सूचना प्रौद्योगिकी, जैसे आपका रेडियो हो गया, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, कैमरे हो गए, इनके द्वारा आप सूचनाओं को, तस्वीरों को आदि को संग्रहित करते हैं। तो सूचनाओं का आदान प्रदान जिसके द्वारा किया जाता है, लोगों पर निगरानी कैमरे के द्वारा रखी जाती है, भ्रष्टाचार को भी रोका जा रहा है, फ़ोन पे, गूगल पे, इसके द्वारा पैसों का ट्रांजैक्शन भी किया जा रहा है, आंकड़ों का संग्रह जिसके द्वारा किया जाता है, डिजाइनें की जाती हैं कंप्यूटर के द्वारा। तो ये सब कुछ कहलाता है सूचना प्रौद्योगिकी। इसे सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं, जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान, संग्रह, लोगों पर निगरानी, आंकड़ों का संग्रह, डिजाइन की जाए। तो ऐसी जो प्रौद्योगिकी होती है उसे सूचना प्रौद्योगिकी कहा जाता है। इसका शुरुआत है 2004 से हुई। उदाहरण देख ही चुके हैं, अगर इंग्लिश से देखना चाहें तो कुछ ऐसे देख लेते हैं। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी जो होती है वो ज्ञान जो हमारे कार्यों को पूरा करने के लिए उपयोगी किया जाता है वो सूचना प्रौद्योगिकी कहलाता है। सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना या संचार प्रौद्योगिकी, जिसके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त हो और
संचार, या फिर इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि मानव की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान व उपलब्धि। वैज्ञानिकों की जो देन है ज्ञान को पूरा करने के लिए क्या रहता है कि अब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इसके माध्यम से हम सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यही है सूचना प्रौद्योगिकी, जिसके द्वारा हम संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लें। पहले इसके द्वारा पूरा ज्ञान लोग प्राप्त नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो संपर्क ही नहीं बना पाते थे। अब देखते हैं इसमें जो आते हैं वही लिखा गया है कि उपयोग आने वाले उपकरण व सिस्टम जो हैं टेलीफोन है और कंप्यूटर वगैरह हैं। अब इसके जो तत्व होते हैं सूचना प्रौद्योगिकी के तत्व होते हैं कंप्यूटर के ही होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सूचना, डाटा, मानव संसाधन और प्रक्रिया। ये जो हमें पढ़ना नहीं है और ना ही अपने सिलेबस में है। देखते हैं आएगा सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभाव या लाभ लिखो, तो इसी से लाभ लिख देना है और हानि। जैसे पढ़ाई में, अब पढ़ाई में जो लोग कोचिंग नहीं आ पाते थे, अब उनको भी सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा वीडियो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। पढ़ाई में छात्रों के लिए इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सूचना प्रौद्योगिकी का। व्यवसाय कार्यों में भी है। बिजनेसमैन जो होते हैं उनको पैसों का लेन देन करना होता है, उसके लिए है। उनको आंकड़ों को इकट्ठा करना पड़ता है, या फिर जो आंकड़े होते हैं या फिर लेन देन होता है उसको जमाना पड़ता है। तो इसमें लैपटॉप या कंप्यूटर में उनको एकत्रित कर लिया जाता है। अगला है भ्रष्टाचार को रोकने में। भ्रष्टाचार को रोकने में सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अब इसके द्वारा कई सोशल मीडिया वाले लोगों की जो भ्रष्टाचार करते हैं उन्हें उजागर करते हैं। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी चोरी को रोकने में कैमरे जो होते हैं, कैमरों के द्वारा बहुत ज़्यादा कैमरे लग गए हैं, जिसके कारण चोरी को रोका गया है। विश्व स्तर में सूचना पाने के लिए, विश्व स्तर की सूचना प्राप्त करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है। इसी के द्वारा हम विश्व की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपने देश विदेश की जानकारी, न्यूज़, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे सूचना प्रौद्योगिकी ना होती तो अपन जैसे रोनाल्डो वगैरह हैं, इनके बारे में IPL देख ही ना पाते और ना ही इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते। एक है पैसा कमाना इसका महत्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी का है। आज इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अन्य कई माध्यमों से लोग अपना ऐप बनाकर कई लोग सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा रुपए कमा रहे हैं। इसके द्वारा कई लोगों को रोज़गार भी मिला है और कई लोग बेरोजगार भी हुए हैं। फेमस होने के लिए भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है सूचना प्रौद्योगिकी का। अब क्या है, अब इसकी हानि क्या है? जो जानकार नहीं है, जो मोबाइल को, कंप्यूटर को, लैपटॉप को जो पुराने लोग हैं उनको इसके लिए हानि या फिर नकारात्मक प्रभाव। रोज़गार कम हो रहा है। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी में जहाँ कोचिंग में पढ़ाने के लिए टीचरों की आवश्यकता होती थी, अब सीधे वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। इस कारण से उनका जो रोज़गार है उसमें भी कमी आई है। बुरी आदतें, सूचना प्रौद्योगिकी से कुछ बुरी आदतें भी आ जाती हैं। और आलसी होना, आज लोग सूचना प्रौद्योगिकी के कारण आलसी भी हो गए हैं। देखते हैं अंतिम टॉपिक क्या है। सोशल मीडिया ऐसा ऑनलाइन मंच या ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसके द्वारा सूचनाओं लिख गया है, सूचनाओं और जानकारियों का आदान प्रदान किया जाता है, या फिर जिनके द्वारा अपन सोशल मीडिया में ऑनलाइन जल्द से जल्द व आसानी से अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कर पाते हैं, कम खर्च में कर पाते हैं, वो है सोशल मीडिया। अब इसके देखिए ये है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अब फ़ोन पे जिसके द्वारा अपन आसानी से रुपए का आदान प्रदान कर देते हैं, गूगल पे, यूट्यूब और गूगल सोशल मीडिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग है गूगल।
आदि ये सूचना प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण अंग हैं। अपन पढ़ते हैं सूचना प्रौद्योगिकी सोशल मीडिया का प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव, लाभ और उपयोग। देखते हैं सकारात्मक प्रभाव क्या है। दुनिया के सभी लोगों से जुड़ पाते हैं सोशल मीडिया के द्वारा ही हम दुनिया के सभी लोगों से जुड़ पाते हैं। जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक का लोग यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं। अगला है अपनी प्रतिभा को दिखाने में यूट्यूब, इंस्टाग्राम महत्वपूर्ण सोशल मीडिया ऐप बन चुके हैं। अगला है मनोरंजन सोशल मीडिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग बना है। तो मनोरंजन, सब लोग सोशल मीडिया का अधिकतर लोग उपयोग करते हैं वो मनोरंजन के लिए। काम देने व लेने के लिए, काम या नौकरी, अगर किसी को नौकरी चाहिए, किसी कंपनी में खाली है तो वो सोशल मीडिया के द्वारा इन्फॉर्म कर देते हैं। अच्छा, अगला है सरकार की योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने में। जो सरकार योजना बना रही है उसकी जानकारी प्राप्त करने में सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। अगला देखते हैं इसकी हानियाँ। देखते हैं नकारात्मक प्रभाव क्या है इसके हानि। इसका ज़्यादा उपयोग करने से यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम किसी को चलाने से पहला तो समय की बर्बादी होती है, दूसरा तनाव बढ़ता है, फेक जानकारी मिल जाती है, और तीसरा है हैकिंग जो अब बहुत हद तक बढ़ती जा रही है। हैकिंग फ़ोन पे या गूगल पे के द्वारा हो जाती है। मेरे साथ एक बार हो चुकी है, 888 रुपये फ़ोन पे से चले गए थे। देखते हैं अगला है मानसिक रोग। कई मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, आँखों को नुकसान पहुंचता है, इसकी हानि हो गई। पैसे खर्च होते हैं मतलब नेटवर्क डलाना पड़ता है। 239 का तो खर्चा होता ही होता है, हर माह 239 का खर्चा होता है ना। तो इसके नकारात्मक। और दूसरा है गलत वीडियो से शारीरिक नुकसान होता है, ये आप समझ चुके हैं, है ना। तो सोशल मीडिया जितना उपयोगी है उसकी तुलना में अगर इसका अच्छी तरह से उपयोग किया जाए तो यह लाभदायक भी है, और ना किया जाए तो हानिकारक भी है। अगला देखते हैं कुछ परिभाषाएं। नेटिक्विटीज़ क्या होता है? सोशल मीडिया में बात करने के शिष्टाचार। जिस प्रकार अपने स्कूल कॉलेज में कुछ शिष्टाचार होते हैं, अनुशासन होते हैं, उसी प्रकार से इसमें फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप में बात करने के लिए कुछ शिष्टाचार होते हैं। इन्हीं को ही नेटिक्विटीज़ कहा जाता है, ठीक है ना। अब गैजेट क्या होता है, अब गैजेट के बारे में समझ लेते हैं। तो गैजेट एक ऐसे छोटा उपकरण होता है गैजेट, जो अपने काम को आसान बना देता है। कौन कामों को? सूचनाओं को भेजने के लिए, सूचनाएं प्राप्त करने के लिए, वीडियो देखने के लिए, मतलब हर एक चीज़ जो सोशल मीडिया की और सूचना प्रौद्योगिकी है उसको आसान बनाने की तकनीकी होती है, वो है गैजेट। जैसे मोबाइल, कैमरा आदि, ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कहलाते हैं। अब जैसे मोबाइल के लाभ और मोबाइल की हानि, कौन कौन से मोबाइल के लाभ और कौन से मोबाइल की हानि हैं, ये आपको लिख लेना है। सोशल मीडिया या सूचना प्रौद्योगिकी के जो लाभ हानि हैं उन्हीं को इसमें लिख देना है। इस प्रकार से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस प्रकार से आपकी पूरा व्यक्तित्व विकास आपका 1 घंटे में मैंने ख़त्म कर दिया। अगर आपके लिए यह वीडियो कुछ हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। इसी वीडियो के साथ कुछ शायरी सुनते चलिए। एक महान सफलता के बीच एक नारी का हाथ होता है, और बड़ी असफलता के बीच एक कुंवारी का हाथ होता है। अगला एक और सुनिए। एक है, इक्स करने से पहले
इसका अंजाम देख लो, और विश्वास ना हो तो गजनी और तेरे नाम देख लो। अगला एक और सुनते हैं। नाम बनते हैं सिर्फ रिक्स से और चूतिया बनते हैं एक्स से। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।